तो आप गए गल्फ में जब 9/11 हो चुका था। ये 15 दिन आफ्टर 9/11 मतलब पूरी दुनिया के टेलीविजन चैनल्स पे सिर्फ ओसामा बिन लादेन नजर आ रहे थे। और जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ज्वाइन किया वहाँ की बिल्डिंग पे बहुत बड़ा सऊदी बिन लादेन ग्रुप लिखा हुआ था। मेरे ज्वाइन करने वाले दिन अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये कहाँ आ गया हूँ मैं। सद्दाम हुसैन को पूरा मिडल ईस्ट या अरब कंट्रीज को भी हम इसमें जोड़ देते हैं। वो किस हैसियत से, किस तरीके से, किस रूप में देखता है? खौफ था सद्दाम हुसैन का कि ये, और कुवैत के ऊपर हमला भी किया उसने। अच्छा, आपकी किताब में है दी रोमिंग बिहारी। जी। सो ये रोमिंग जो है वो क्या है? रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड गोइंग बैक टू बिहार टू सी हाउ मच हैज बिहार चेंज। अच्छा, 9/11 के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में, नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में जो एक अरब के मुसलमानों के प्रति संशय पैदा हुआ जी, वो पाट गया है? वो आपको लगता है डिफ्यूज हो गया, एवेपोरेट हो गया, अभी बचा हुआ नहीं है? मेरे ख्याल से अभी भी है। कल्चरल शॉक आपको कभी लगा कि बॉस इतना वक्त हो गया यहाँ पे आए हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया? बिगेस्ट कल्चरल शॉक? द होल आइडिया ऑफ यूएई जो है वो ये है कि 20% वहाँ के खुद के लोग हैं, 80% आउटसाइडर्स हैं। तो वहाँ आप कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने आप को आउटसाइडर फील करे, बिकॉज आप यू आर द मेजॉरिटी। कहते हैं दुबई में दिल नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, दिल तो है। डिनर एंड राइड विद पाउलो कोएल्हो। मुझे सामने से पाउलो कोएल्हो आते हुए नजर आए। मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा ज्यूरिक। मैंने कहा मेरी भी फ्लाइट ज्यूरिक है और मेरी बस छूट गई। उन्होंने कहा आ जाएं मेरे गाड़ी पे। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। हमारे साथ आज मौजूद हैं लेखक और पत्रकार एहतशाम शाहिद साहब। ये देख रहे हैं, ये किताब इन्होंने लिखी है, द रोमिंग बिहारी एंड हिज बैग फुल ऑफ स्टोरीज, एहतशाम शाहिद। ये पत्रकार हैं, लेखक हैं, रहते हैं मिडल ईस्ट में, अरब के देशों में पिछले 20 साल से वहीं काम कर रहे हैं, वहीं जी रहे हैं, वहाँ की दुनिया देख रहे हैं। बिहार के रहने वाले हैं, मेरी तरह हम लोग अलग अलग इलाके से आते हैं, लेकिन दिल हम लोगों का मिलता है। शायद तभी मैं भटकता बिहारी हूँ और ये रोमिंग बिहारी हैं, पर असली रोमिंग बिहारी यही हैं जो सांस्कृतिक टकराव, जो आर्थिक और सामाजिक बदलाव अरब के देशों में हो रहे हैं, उसको इन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है। उसी पर इन्होंने किताब लिखी है। शाहिद साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत किताबें ढूंढने, अध्ययन करने की कोशिश करता हूँ। आपकी किताब पढ़ने के बाद मेरे मन में मैं बहुत ज़्यादातर किताबें समझना आसान है, इस किताब को मैं समझ नहीं पाया। आपके माध्यम से, आपकी मदद से समझूंगा। डायरी है, मेमोयर है, ये ट्रेवलॉग है, या एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव की कहानी है विद इन द सर्टेन गिवन सर्कमस्टांसेस। क्या कहते हैं आप? ये तीनों चीज़ें, जो 3 टर्म्स आपने यूज़ किए, मेमोयर्स, रिकलेक्शंस, एनेक्डोट्स, इसमें साथ में मैं एनालिसिस भी जोड़ दूंगा, क्योंकि मैं पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन पिछले 8-10 सालों में रिसर्च सेंटर्स में भी काम किया है एज एडिटर। तो मुझे काफ़ी रिसर्च पेपर्स पढ़ने और ख़ासकर जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका असेसमेंट भी मैंने काफ़ी गल्फ़ का स्टडी किया है। तो उसकी वजह से एक एनालिटिकल सेंस भी डेवलप होता है, जो मैंने वो भी इंक्लूड किया है। तो ये आप एक चूरन ऐसा कह सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें छोटी छोटी थी। मुझे खुद ये बात अजीब सी लग रही थी कि कुछ बिल्कुल जर्नलिस्टिक न्यूज़पेपर मैगज़ीन स्टाइल में आर्टिकल्स लिखे हुए, उस किस्म की कुछ कहानियाँ थी। कुछ एनेक्डोट्स थे, जैसे पाउलो कोएल्हो वाले चैप्टर का जिक्र किया हमने अभी थोड़ी देर पहले, और कुछ दुबई जैसे शहर की उभरती हुई ग्लोबल छवि और उसका इंडियन कम्युनिटी का ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ पे पहले बहुत ही कंस्ट्रक्शन वर्कर टाइप रेमिटेंस इकोनॉमी वाले लोग हुआ करते थे। आज इंडियन डायस्पोरा का प्रोफाइल बहुत बदल गया है, बहुत डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बहुत मेजर आईटी प्रोफेशनल्स। तो इन सब को एक जगह
का एक किताब में इकट्ठा करना मेरे लिए चैलेंज भी था। और ये चूँकि ये कहानी बिहार से शुरू हुई, जी तो एक बिहारी की जर्नी और उसने कैसे इस ट्रांसफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और उसे बैलगाड़ी, हाथी। जी बिल्कुल, मैं हाथी में बैठ के मैं बारात गया हूँ बचपन में बैलगाड़ी पे हम ट्रेन से उतर के अपने गांव बैलगाड़ी में जाया करते थे, तो मैंने बड़ा बिहार देखा है। और मैं हर साल बिहार जाता हूँ, 2 साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा। तो वो एक आप जब एक बहुत ही क्विकली ट्रांसफॉर्मिंग, मैं इसको सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज और पॉलिटिकल चेंज का अमेलगमेशन देखता हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ इकोनॉमिक चेंज बहुत विजिबल दिखता है। हम जहाँ आते हैं अपने स्पेशली बिहार में, वहाँ पॉलिटिकल चेंज की बात हर वक्त होती रहती है, और इन सब के बीच सोशल चेंज कितना हो रहा है। ये तीनों मिश्रण मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, और मुझे लगा कि मैं सारी कहानियों को जो जिस अंदाज में कही जानी चाहिए कह के और उसको एक रोमिंग बिहारी की शक्ल दूँ, तो शायद ये किताब लोगों को पसंद आएगी। आई होप आई एम करेक्ट। तभी मैं आपको देख रहे हैं, मैं आपको किताबों की मैंने सोचा कि भाई आपके जैसे लोग जो इतनी मेहनत से देखिए लिखना बड़ा मेहनत का काम है, पढ़ना आसान है, हम जैसे लोग केवल पढ़ पाते हैं। हाँ। इतनी किताबों के बीच में आपके किताबों के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, आप बता रहे हैं हम ये जैसे सब ये बात शुरू होती है जो क्या होता है, आपका जो रिव्यू 2-3 जगह मैंने देखा, उसमें कल्मिनेशन ही वहाँ से शुरू हुआ कि साहब आप गए और तब आप गए गल्फ में जब 9/11 हो चुका था। यस, मतलब उससे ज़्यादा ख़राब और कोई मौका नहीं हो सकता था आप कई नई जगह पे पहुंचने का, अप्लाई करने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए, नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए, नए इंट्रोडक्शन के लिए। जी, वो कैसा इनकाउंटर था? वो बहुत इंटरेस्टिंग, और ये मैंने पहले चैप्टर में लिखा है। जब मैं 15 दिन बाद 9/11 के पहुंचा रियाद, और जिस ऑर्गेनाइजेशन नौकरी करने और पत्रकार के तौर पे, जी पत्रकार, मैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में उस वक्त था। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में, अब ये 15 दिन आफ्टर 9/11 मतलब पूरी दुनिया के टेलीविजन चैनल्स पे सिर्फ ओसामा बिन लादेन नजर आ रहे थे, और जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ज्वाइन किया वहाँ की बिल्डिंग पे बहुत बड़ा सऊदी बिन लादेन ग्रुप लिखा हुआ था। मेरे ज्वाइन करने वाले दिन, अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये कहाँ आ गया हूँ मैं। तो मुझे फिर किसी ने बताया, मेरी रिसर्च उस वक्त इनकम्प्लीट थी, फिर किसी ने बताया कि ये सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और ये इनके इस फैमिली के मेंबर थे जिन्हें अब बाहर निकाला जा चुका है। काम तो वो वही करते थे जी, इस वाले धंधे में तो बाद में आए। जी बिल्कुल। तो वो मेरे लिए बड़ा शौक था। तो एक समझिए एक शौक से शुरुआत हुई मुझे। दूसरी चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना बड़ा इवेंट हुआ है, उसमें स्पेशली सऊदी 19 या 11 जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, उसमें शायद 8 या 9 सऊदी अरेबिया से थे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सऊदी अरेबिया में बड़ी डिबेट हो रही होगी, चर्चा हो रही होगी इस पूरे मुद्दे को लेकर, मगर वहाँ कोई भी पब्लिक डिस्कोर्स मुझे दिखा नहीं। अब मैं नया इंडिया से गया था, यहाँ हर बात पे आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन की तरह हम बहस करते हैं, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा कल्चरल शौक था। तो इस तरह से हमारे गल्फ़ की पारी की शुरुआत हुई, और उसके बाद फिर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आए। गल्फ़ को एक बदलता हुआ देखा है हमने, मोस्टली इकोनॉमिक, मगर और भी एस्पेक्ट्स में मीडिया में बदलाव काफ़ी आया है। जो जब मैंने ज्वाइन किया था 2003 में खलीज टाइम्स दुबई में, तब में और आज के मीडिया में बहुत फ़र्क है। बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ पे मौजूद है। तो ये चीज़ें मैंने कैप्चर की हैं, और अलग अलग फेजेज़ में कैप्चर की हैं, और वो उन सब का जो है कलेक्शन है जो आपकी किताब की नज़र में आपके सामने। पर जो वहाँ पे जैसे पहली बार देखा आपने साहब, ये ओसामा बिन लादेन लिखा हुआ है, उस समय उनके बारे में मानना, और उस समय जो दुर्घटनाएं हुई थी उससे उनका एसोसिएट करना, और क्योंकि उनका संबंध अरब से रहा, क्योंकि उनका ओरिजिन वहाँ पे है जी, इनको कोरिलेट करके लोग देखते थे क्या? नहीं, वही तो, चूंकि पब्लिक डिस्कोर्स नहीं था तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि उसको कैसे देखते हैं लोग। सबसे पहली बात तो ये कि ओसामा बिन लादेन नहीं लिखा था, सऊदी बिन लादेन ग्रुप लिखा था, चूंकि वो जो फैमिली का नाम है, ओसामा उन फैमिली के मेंबर थे। लेकिन लोग, एक तो खैर जाहिर है शुरू में आपको लैंग्वेज की भी इशू होती है, आपको नहीं पता वहाँ लोकल किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मगर जितना इंटरेक्शन आपका होता है लोकल लोगों के साथ, तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पे वो ये क्या सोचते हैं। वो कल्चर नहीं है डिबेट और डिस्कशन का जो हमारे मुल्कों में है, और हमारे लिए वो एक बहुत बहुत डिफरेंट कल्चर है, और हमें उसे उसी परिप्रेक्ष्य में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। आप अपना नैरेटिव, जस्ट बिकॉज वहाँ बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ की सोसाइटी
उसी तरह बिहेव करने लगे जिस तरह हम यहाँ करते हैं। दो डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस बहुत मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए उनसे कुछ मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कोई बहुत वो होगा, मगर ये ज़रूर समझता था कि कुछ ना कुछ तो बात हो रही होगी, तो जो जनरली ड्राइंग रूम्स के लेवल पे होती थी और वहीं ख़त्म हो जाती थी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता था कि एक सोसाइटी जब आपस में डिस्कस नहीं कर रही है या वो क्या इश्यूज़ हैं, उसके क्या मुद्दे हैं जिनके ऊपर उन्हें बात करनी चाहिए, वो ही नहीं क्लियर हैं, तो वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेगी। दैट वाज माय फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट के इंक्वायरी समझने की, इन सोसाइटीज़ को समझने की कोशिश करने का पहला पॉइंट था, जो मैंने जिसमें मुझे कुछ बहुत खास कामयाबी नहीं मिली। धीरे धीरे समझ में आया कि इनके कल्चर बहुत डिफरेंट हैं और हमें पहला काम ये करना चाहिए कि हमें अपने कंट्री से इनका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बिकॉज पॉलिटिकल कल्चर्स एंड सोशल नॉर्म्स आर वेरी वेरी डिफरेंट इन दीज कंट्रीज। अच्छा, इसमें आपकी किताब में शाहिद भाई क्या है कि जैसे मिडल ईस्ट की गलियां, न्यूज़ रूम की राजनीति और थोड़ा बहुत कहें तो ढेर सारी टिडबिट्स कहानियां हैं जो मतलब आपकी इन किताबों में लगभग सांसें ले रही हैं। बिल्कुल। मिडल ईस्ट, बिहारी, जर्नलिस्ट, ऑथर, इसका बैलेंस बनाना कितना आसान रहा उस ज़मीन पर? हाँ, नहीं आसान तो नहीं रहा, बिल्कुल आसान नहीं रहा, लेकिन मैं अपने आप को काफ़ी किस्मत वाला समझता हूँ कि मुझे हर 3 साल पे एक नया रोल मेरे पास आ जाता था। तो मैं न्यूज़पेपर से मैगज़ीन में गया, मैगज़ीन से रिसर्च सेंटर्स में गया, फिर वापस मेन स्ट्रीम में मीडिया में आया। तो मेरे लिए ट्रांजिशन करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्मूथ रहा। मैं जब मुझे लगता था कि बस इस जॉब से मैं बोर हो गया हूँ, मुझे कुछ नया करने की ज़रूरत है, तो मेरे पास नया ऑप्शन आ जाता था। ये ऑप्शन बहुत लोगों को नहीं मिलता है, तो मैं अपना को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ इससे लेके। मगर इसमें शुरू में आप जब जर्नलिस्ट होते हैं, और आप मुझसे बेहतर इस बात को समझते होंगे कि जब आप जर्नलिस्ट होते हैं तो आप एक सब्जेक्ट के ऊपर आपकी क्यूरियोसिटी होती है, उस सब्जेक्ट पे आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं, फिर वो आप दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट को मास्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ उसका के दोनों पहलू, मास्टर तो हम हो ही नहीं पाते दो पहलू आ जाएं उसके, और वो आर्टिकल आपने लिख लिया और हम दूसरे सब्जेक्ट उससे जस्टिस हो जाए। एग्जैक्टली। तो मैंने जैसे दुबई की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और का प्रॉपर्टी मार्केट का राइज एंड फॉल वो देखा, उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, फिर कभी इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर लिखा, कभी और चीज़ों पे लिखा, और वो मूव करते चले गए। तो लेकिन जब मैं रिसर्च सेंटर्स में काम करना शुरू किया तो फिर आपको वहाँ ज़्यादा एक पिन पॉइंट करके एक एरिया में इन्वेस्टिगेट करना होता है। तो उसमें फिर समझ में आता है कि आप हर सब्जेक्ट के में जैसा कहा मास्टर नहीं हो सकते, लेकिन आपको एक्सपर्टीज़ डेवलप करनी होती है। तो मैं उस फेज़ से गुजरा हूँ, इसलिए शायद ये किताब हो पाई कि मैं 10 साल मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में लगाए और 10 साल मैं रिसर्च सेंटर्स में रहा। नहीं, इसमें वैरायटी बहुत है जी। अच्छा, शाहिद भाई, मुस्लिम, इंडियन और बिहारी, इन तीनों के बीच तारतम्य कैसे देखते हैं आप वहाँ पे, और इसकी क्या पहचान है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि इस पे एक बहुत क्लैरिटी वाला रिस्पांस होना चाहिए। मैं जब मुस्लिम, बिहारी और इंडियन, इसको मुझे रिवर्स करना होगा वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बात आपको बड़ी अजीब सी लगेगी, मगर मैं आपको ईमानदारी से कहूँ कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं 5 साल 6 साल भी काम कर रहा हूँ, तो मेरे जो को वर्कर्स हैं, अब इंडियंस एंड पाकिस्तानीज एंड अदर साउथ एशियंस, दे नो ईच अदर, ऑल आर सिमिलर, वो तो एक जैसे ही भाई भाई हैं। जी जी जी, बिल्कुल भाई भाई हैं, और उनसे कोई वो नहीं है। मगर अगर सपोज मैं एक इमाराती या एक सऊदी मैनेजर्स के साथ, बॉसेस के साथ और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरी मुस्लिम आइडेंटिटी बिल्कुल आखिर में आती है। फर्स्ट आई एम अ हिंदी इज द इंडियन वो उस इंडियन को हायर करेगा जो सबसे एफिशिएंट, जब सबसे उस रोल को फुलफिल कर रहा है जो उसने हमारे लिए चूज़ की है। और वो साउथ से आता है, नॉर्थ से आता है, हिंदू, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो वो पॉइंट वहीं ख़त्म हो जाता है कि आपकी आइडेंटिटी एज अ मुस्लिम बाद में आती है। आप एज एन इंडियन, आप अपने स्किल्स, एक्सपीरियंस, नेटवर्क की वजह से हायर हुए हो, आप वो रोल परफॉर्म करो, इट डजंट मैटर वेदर यू आर अ हिंदू या मुस्लिम। अब आप उसको अगर रिवर्स कर दें और इंडिया के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपको पहले आपको एक्सप्लेन करना, अपने आप को एज अ मुस्लिम डिफेंड करना होगा, उसके बाद एज एन इंडियन करना होगा। मुझे वहाँ
फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई। मगर ज़ाहिर है इंडिया की पॉलिटिक्स भी अब स्पिल ओवर होती है, वहाँ दिखता है, समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप ये लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, ये चीज़ें जो हैं दिखी हैं पिछले 10-12 सालों में। वहाँ की सरकार की तरफ से दबाव रहता है क्या? सरकार को कोई यहाँ के पॉलिटिक्स से, पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। सपोज करिए कि वहाँ पे आप पत्रकार हैं और यहाँ की सरकार के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं और यहाँ की सरकार ने वहाँ के एमिरेट्स हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है जी। तो शायद वहाँ के जो शासक हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा जाए जिससे संबंधों में तलखी आए। हाँ, वहाँ एक रेड लाइन बनती है, मगर वो ज़्यादातर रेड लाइन खुद जर्नलिस्ट समझते हैं, वो अपनी सेल्फ सेंसरशिप आप कह लें उसको, कि हमें ये लिखना है और ये नहीं लिखना है। मगर वो बहुत थोड़ा एरिया है जनरली। और जैसा मैंने कहा, यहाँ की चूँकि इंडिया की पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना भी नहीं है और उतनी समझ भी नहीं है, चूँकि वहाँ खुद पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। गल्फ रीजन में चूँकि पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि भाई आज ये पार्टी पावर में क्यों है और कल वो पावर में क्यों है। इट डजंट मैटर, आज इस कंट्री के ये लीडर हैं, हमें इनसे डील करना है। जब इनकी जगह कोई और आ जाएगा तो फिर हम उनसे डील करेंगे। बड़ा सिंपलिस्टिक अप्रोच है और वो दिखता है। जाहिर है वो भी एक नज़र रखते हैं, उसमें उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि उनके खुद की सिक्योरिटी के ऊपर ये इम्पैक्ट कोई ना हो। जैसे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी हमारे सड़कों पे ना लड़ने लगें, या इंडिया की कोई ऐसी इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी तो नहीं है जो हमारे स्ट्रीट्स पे आ जाए। तो ये इन चीज़ों की अवेयरनेस और इन चीज़ों के पे नज़र ज़रूर रहती है। मगर इंडिया में पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो दिखता नहीं है, एटलीस्ट हमारी समझ से उन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं है इसमें। तो ये आइडिया कैसे आया कि बिहार से पढ़ाई की, फिर उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर उसके बाद अब गल्फ़ में चला जाए, मतलब आप गल्फ़ में भी रह के आपका जो हिंदुस्तान प्यार और बिहार प्यार बना हुआ है जी, रेयर तो नहीं कहेंगे बट ठीक है। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से जो गल्फ़ में जो लोग रहते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं इनसे। ये फ़र्क है, जो गल्फ़ के लोग हैं और उसके थोड़ा सा जो आगे निकल गए, यूरोप चले गए या अमेरिका से चले गए, वो कभी भी वापस नहीं। अब मेरे 2 कज़न्स हैं, एक स्कॉटलैंड में रहता है, एक न्यू जर्सी में रहता है, वो दोनों में से किसी को वापस आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चूँकि मैं गल्फ़ में हूँ, तो आई एम द ओनली वन विथ एनी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग इन टच विथ माई रूट्स। तो मैं चक्कर लगाता हूँ, मेरे लिए डिस्टेंस भी कम है, मैं हमेशा आता जाता रहता हूँ, तो मेरा लेवल ऑफ कमिटमेंट भी डिफरेंट है। तो और गल्फ़ में ज़्यादातर लोग कनेक्टेड हैं अपने अपने जगहों से। वो अब साल में एक बार आएँ या ना आएँ, मगर अपने रूट से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा बिहारी हों या नॉन बिहारीज़ हों, केरला के लोग बहुत हैं और स्टेट्स के काफ़ी सारे हैं। तो वो अपना कनेक्शन वो मेंटेन किया हुआ है उन्होंने। वहाँ से फिर कोई यूरोप माइग्रेट कर गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, न्यूजीलैंड चला गया, तो एक फिर वो अलग सिनेरियो हो जाता है। मीडिया सेंसर है क्या? सेंसर वही रेड लाइंस, हाँ, रेड लाइंस, कुछ चीज़ें रेड लाइंस हैं जो हर आदमी ऑब्जर्व करता है और इसमें सबकी भलाई दिखती है कि यहाँ उसमें कुछ चीज़ें डाइल्यूट भी हुई हैं। जैसे मैं जब नया गया था तो पर्शियन गल्फ़ नहीं कह सकते, आप इस्लामिक टेररिज्म यूज़ नहीं होता था, ऑयल रिच इकोनॉमीज़ भी बुरा मानते थे कि नहीं ऑयल रिच इकोनॉमीज़ क्यों कह रहे हैं। लेकिन अब चूँकि बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ भी आ गई हैं और वो अपने तरह से लिखती हैं, तो वो चीज़ें भी डाइल्यूट हुई हैं। तो चीज़ें बदलती रहती हैं। और अब सूरत हाल ये है कि आप बहुत कुछ लिबर्टी ले भी सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करती हैं आपको, जैसे वहाँ की पॉलिटिक्स है, यहाँ का जो कल्चरल स्ट्रक्चर है, कभी आपको ऐसा लगा कि खबर नहीं छापना बड़ा दर्दनाक सा था, लेकिन अब हायरार्की में ऐसा करना पड़ता है कि खबर छापने की इच्छा थी पर बड़ा पेनफुल रहा कि ये छापने नहीं दिया इन्होंने? हाँ, 2-4 केसेस में तो ऐसा डेफिनेटली हुआ है। कुछ बोल सकते हैं? मैं अपनी एक स्टोरी नहीं बताऊंगा, मगर एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था। जो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, मज़हर फारूकी, द माज़ फाइल्स। उसमें उन्होंने जिक्र किया है, वो एक मॉल में घूम रहे थे, अचानक से भगदड़ मची, पता लगा एक बुर्क़े में एक लेडी मेंस बाथरूम से निकल के भागी और लोगों ने उसे पकड़ा और मालूम हुआ कि वो अपना बुर्का उतारने से रिफ्यूज़ किया। पुलिस आ गई और लोगों को ये किया कि काफ़ी 1-2 घंटे तक बिल्कुल कमोशन सा रहा, अफरा तफरी मची रही, कुछ पता नहीं लग रहा था। और इन्होंने, चूँकि ये न्यूज़पेपर में काम करते थे, तो इन्होंने
फ़ोन अपने न्यूज़पेपर फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसा हुआ है, एक जेंट्स बाथरूम में एक लेडी पकड़ी गई है और वो बता नहीं रही है कौन है, और कुछ मुझे फिशी लग रहा है मामला। तो फिर 2 घंटे के जद्दोजहद के बाद उन्होंने मालूम किया कि ये माइकल जैक्सन हैं, जो आए थे वहाँ के रूलर या किसी के इनविटेशन पे, और वो उन्हें ख्वाहिश हुई कि हम ऐसे ही जाएं। तो एक ही तरीका था वहाँ बिना किसी को बिना पहचाने जाने के। अच्छा। तो वो बुर्का पहन के चले गए, और जब उन्हें बाथरूम जाने के तो जेंट्स बाथरूम में जा नहीं सकते थे बुर्का पहन के, तो वो लेडीज़ में चले गए। वहाँ किसी ने उनका जूता वूता देख लिया तो शक हुआ। तो लेकिन ये कब की बात है? ये काफ़ी 2004 या 5 की बात है। और उसके बाद वो स्टोरी छापना चाहते थे, मगर वो फ़ोन आया कि नहीं, आप ये स्टोरी नहीं छापेंगे, ये हमारी, चूँकि वो उनके गेस्ट थे, कुछ ऐसा था मामला, तो स्टोरी नहीं छपी। लेकिन जिस दिन माइकल जैक्सन की डेथ हुई उस दिन फिर वो उस अखबार ने छापा, द डे ही वाज कॉट इन अ मॉल बाथरूम। तो ये सब इस किस्म की स्टोरीज़ होती हैं। एक स्टोरी मैं बताता हूँ मीडिया स्टूडेंट्स को, मैं कभी कभी पढ़ाने जाता हूँ, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि एक कपल जो है उसने घर खरीदना था उसे दुबई में, तो वो क्यू में लगा रहा रात भर, और सुबह वो जिस ज़माने में प्रॉपर्टी बूम आया हुआ था तो पूरी रात लोग क्यू करके सुबह पहुंचते थे और प्रॉपर्टी ख़रीदते थे। तो जब तक ये विंडो पे पहुंचे तब तक प्रॉपर्टी की कीमत इनके इससे बजट से बाहर हो चुकी थी। तो इन्होंने सोचा हम बेल आउट कर जाएं, लेकिन कोई और था जो और पीछे था लाइन में, उसने कहा नहीं, आप जिस कीमत पे ख़रीद रहे हैं आप ख़रीद लें और हमें बेच दें। तो इन्होंने उस कीमत पे ख़रीदी और उनके ऑफिस जाके वापस उनको प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी, और सिर्फ इस ट्रांजैक्शन के 90,000 दिरहम उन्होंने रात भर क्यू में खड़े रहने के 90,000 दिरहम बना लिए। अब ये स्टोरी छपी नहीं कहीं, लेकिन इस तरह की स्टोरीज़ बहुत हुई दुबई में जिस ज़माने में प्रॉपर्टी का बूम आया हुआ था। जब बस्ट हुआ तो बहुत सारे लोग छोड़ के, चूँकि उनकी EMIs थे, बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे गाड़ियाँ खड़ी करके चले गए। मैंने 2 चैप्टर्स में जो है वो प्रॉपर्टी के, दुबई के प्रॉपर्टी का बूम एंड बस्ट साइकिल के ऊपर भी लिखा है। अभी क्या है, सेटल डाउन हो गया? अब काफ़ी रेगुलेट हुआ है और अच्छी रिटर्न्स भी हैं, चूँकि रेंट मार्केट बहुत वो रहता है, दुबई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो अभी मार्केट काफ़ी स्टेबल है और फॉरवर्ड लुकिंग है, ओवरऑल अच्छा चल रहा है। अच्छा, लिटरली ये आपकी किताब से थोड़ी सी इतर बात है, आपके अनुभव का भी लाभ उठाया जाए। एक कंपटीशन आया है जो सऊदी अरब में और बाकी UAE दुबई के बीच में है, जैसे उन्होंने कहा कि साहब बुर्ज खलीफा के से ज़्यादा ऊंचा हम बना रहे हैं। आपके पास एमिरेट्स एयरलाइंस है, हम उससे बेहतर एक रियाद एयरलाइंस लाने जा रहे हैं जो उसके बराबर दिखेगी या उससे बेहतर दिखेगी। इसकी फिजिबिलिटी क्या देखते हैं आप? नहीं, फिजिबिलिटी है और अच्छा कंपटीशन हो रहा है, और आई थिंक कंपटीशन से काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है इन कंट्रीज़ को। उसकी वजह ये है कि इन सब का आउटलुक ये है कि 30-40 साल तेल के और हैं, 50 साल तो हमें अपनी इकोनॉमीज़ को डाइवर्सिफाई करना है उससे पहले। तो ऑयल सेल के ऊपर जो उनका एक डिपेंडेंस था उसको ख़त्म करने के लिए और सेक्टर्स को ये डेवलप कर रहे हैं, और वो कोशिश जो है वो उन्हें डिफरेंट डायरेक्शंस में ले जा रही है। कहीं जैसे UAE में टूरिज़्म का मामला बहुत है, सऊदी अरेबिया अब IT और चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है। तो ये एक मेजर चेंज आ रहा है पूरे रीजन में, और इसमें हर कंट्रीज अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तब्दीली लाने की कोशिश कर रही है, और वो उसी से कंपटीशन भी पैदा हो रहा है। उससे फ़ायदा ये है कि बाहर की जो कंपनीज आ रही हैं उन्हें ये लगता है कि उनके पास चॉइस है। पहले सिर्फ UAE चॉइस होता था और वो UAE में अपने हेडक्वार्टर सेटअप करके और कंट्रीज़ में बिजनेसेस करने जाते थे, लेकिन अब उनके पास सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री का चॉइस है जो साइज़ में भी बहुत बड़ा है, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल डिफरेंट हो जाता है। तो अब वो वहाँ मूव कर रहे हैं अपने ऑफिसेस। तो इससे जो है वो एक कंपटीशन से जो एक एफिशिएंसी ड्राइव होती है वो दिख रही है, और चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी फोकस हो रहा है, IT सेक्टर में और भी काम हो रहा है, एजुकेशन इज़ अनदर एरिया, हेल्थ केयर में काफ़ी काम हो रहा है। तो हर कंट्री अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है, और इकोनॉमीज़ अपनी लिबरलाइज और एक्सपैंड कर रही है। तो सद्दाम हुसैन को पूरा मिडल ईस्ट या अरब कंट्रीज को भी हम इसमें जोड़ देते हैं, वो किस हैसियत से, किस तरीके से, किस रूप में देखता है?
तो अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग अप्रोच था। ईरान के साथ तो 10 साल जंग चली तो वो एक कैटेगरी डिफरेंट हो गई। बाकी लोगों में, बाकी कंट्रीज़ में एक खौफ था सद्दाम हुसैन का कि ये, और कुवैत के ऊपर हमला भी किया उसने, तो वो था। लेकिन जब जब सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराई गई, उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और बहुत सालों तक चला और बहुत अनस्टेबल रहा वो पूरा रीजन, तो ये भी रियलाइज़ किया रीजन ने कि बहुत ज़्यादा एक बुरा शासक भी अगर है, लेकिन अगर मुल्क को स्टेबल रख रहा है तो वो फिर भी बेहतर है उस सिचुएशन से जिसमें हुकूमत गिरा दी जाए और उसके बाद फिर 10 साल तक सिविल वॉर चले, और लगभग लीबिया में भी यही हुआ, सीरिया में ऑलमोस्ट यही हुआ। तो इसलिए अरब स्प्रिंग को अलग अलग लोग, अरब स्प्रिंग आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे पूरे रीजन में जो कहेंगे कि इट वाज जस्ट अ डिज़ास्टर फॉर द होल रीजन। कुछ एक तबका वो भी मिलेगा जो कहेगा कि जो पॉजिटिव्स थोड़े बहुत हैं उसके, और अगर उसने अपना कोर्स पूरा किया होता तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती मिडल ईस्ट में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रीजन है मिडल ईस्ट। हर कंट्री को एक नज़र से देखना भी भी बहुत बड़ी गलती होती है, बिकॉज सबके डायनामिक्स डिफरेंट हैं, सबके तो नहीं मगर ज़्यादातर कंट्रीज़ के डिफरेंट हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं, ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी में कॉन्फ्लिक्ट का इतना बड़ा रोल है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो पाना। वो सबसे एंटरप्राइजिंग कंट्री मिडल ईस्ट में हुआ करती थी लेबनान, वहाँ सिविल वॉर इतने साल चली, उसके बाद फिर वो स्टेबल भी हुई। सबसे अच्छे बिजनेसमैन जो माने जाते हैं वो लेबनान के होते हैं, मगर अभी भी आज भी वहाँ अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये फैक्टर्स हैं। अब लेबनान से सीरिया चले जाएँ तो वो डिफरेंट लेवल की है। आप इराक अब नाउ इज़ गेटिंग मच बेटर, उनकी एक ऑयल इकोनॉमी थोड़ी रिवाइव हुई है तो वो काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ अपने अपने ट्रेजेक्टरीज पे चल रही हैं। कॉमन इसमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं, मगर कंट्रीज़ का कंपैरिजन जो है वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आपकी किताब में है दी रोमिंग बिहारी। जी। सो ये रोमिंग जो है वो क्या है? ज्योग्राफिकल है, इमोशनल है, आइडेंटिटी के लेवल पे एक भटकाव है? आइडेंटिटी के लेवल पे तो नहीं कहूँगा मैं, मगर इमोशनल तो है। एक इमोशनल कनेक्ट with Bihar and the idea of roaming around the world and going back to Bihar to see how much has Bihar changed. तो बचपन का बिहार, आज का बिहार, और आज से 20 साल बाद क्या दिखता है बिहार, इन तीनों का एक मिश्रण, और उसको इस परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश कि दुनिया में क्या बदल रहा है और हमारे यहाँ क्या नहीं बदल रहा है। मैं कहीं बोल गया लोगों से बातें करते हुए कि भाई जब तक बिहारी नहीं बदलेंगे तब तक बिहार नहीं बदलेगा। ये बंगाल के लिए भी अप्लाई होती है, ये चीज़ हर स्टेट के ऊपर अप्लाई होती है। मगर मुझे परेशान करने वाली बात ये लगती है कि मैं बिहार जाता हूँ, हर किस्म के लोगों से मिलता हूँ, पढ़े लिखे लोगों से मिलता हूँ, वो भी ये आर्ग्यू करते हैं कि अरे पहले तो 16 घंटे लाइट जाती थी, अब तो 2 ही घंटे जाती है, बहुत अच्छी सिचुएशन है। तो मुझे ये लगता है कि जब बेसिक चीज़ें जो 4-5 जो किसी भी सरकार को मुहैया करानी चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, एजुकेशन, इनको अगर बिहार जैसे स्टेट में दे दिया जाए, अवेलेबल करा दिया जाए, तो बिहार के अंदर इतना टैलेंट और इतने रिसोर्सेज और इतना फर्टाइल एग्रीकल्चर सेक्टर है बिहार का कि देयर इज़ नो रीज़न कि बिहार अपना पोटेंशियल को अचीव ना कर सके। कितना आना जाना होता है बिहार आपका? 2 साल में 2 से 3 चक्कर लगता है मेरा, कम से कम। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ में बहुत सालों बाद पिछले साल गया था, और ज़्यादा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ है अलीगढ़ के लोगों से। हर जगह होता है, बिकॉज अलीगढ़ के पढ़े हुए लोग पूरी दुनिया में मौजूद हैं। बड़े मज़ेदार लोग हैं, बहुत मज़ेदार। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं अटलांटा में था और वहाँ मैंने किसी से कोई अलीगढ़ वाले से बात हुई, तो उन्होंने कहा अच्छा आप आए हुए हैं, कब तक हैं? तो मैंने कहा 2-3 दिन और हैं हम। तो उन्होंने एक गैदरिंग रख ली कि आप वहाँ आ जाएँ, हम अलीगढ़ वालों से मुलाकात होगी। तो मैंने समझा कि हमारे कंटेम्प्रेरी एज ग्रुप के लोग होंगे वहाँ, 70-75 ईयर ओल्ड जो अलीगढ़ में 60s-70s में पढ़े थे, वो लोग आ गए मिलने। अब मुझे अलीगढ़ में सीनियर जूनियर का बड़ा मामला वो रहता है कि जो तो हमने कहा इतने सीनियर लोगों ने हमें बुला लिया, हम तो यंग बिल्कुल उस वक्त हुआ करते थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कैमरेडरी है। मैं बार्सिलोना में था और मुझे खाना ढंग का नहीं मिल रहा था, तो 2 दिन तो मैंने मैनेज किया किसी तरह। फिर एक बड़ी अच्छी वेबसाइट हुआ करती थी अलीगढ़ अलुमनाई की, उसमें मैंने सर्च किया तो एक लड़का हमारे बैच का PhD कर रहा था बार्सिलोना यूनिवर्सिटी में,
वो आ गया मुझे मिलने, और उसने जो है फिर मेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान कर दी वहाँ। तो इस किस्म के इंटरेस्टिंग लोगों से बहुत अलीगढ़ के लोग हर दुनिया में मिल जाते हैं मुझे। हांगकांग में भी मिले, स्विट्ज़रलैंड में भी मिले, और अमेरिका में मिले, यूके में बहुत लोग हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, ये अलीगढ़ कम्युनिटी मुझे बड़ा हमने बड़ा अच्छा वक्त भी गुजारा है। मैं 10 साल अलीगढ़ में था, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मीटिंग अलीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बैलगाड़ी की कहानी आपको याद आती है? बिल्कुल, बैलगाड़ी की कहानी बहुत याद आती है, इसलिए कि वो लगता है कि वो बिल्कुल कितना सिंपल एफिशिएंट सिस्टम था कि वो पहलवान हमारा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, और वो हम ट्रेन पे प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं उतरते थे, दूसरी तरफ उतरते थे जहाँ बैलगाड़ी खड़ी होती थी और वो सामान आ जाता था, और इतना मज़े का पुआल बिछा होता था बैलगाड़ी पे, और वो लालटेन लटकी होती थी शाम के वक्त, और वो चलता हुआ खरामा 15-20 मिनट का सफ़र वो 1 घंटे में पूरा करता था। लेकिन बहुत बहुत कमाल के दिन थे। आपकी किताब का 9वां चैप्टर है डिनर एंड राइड विथ पोलो कोएल्हो। जी, पोलो कोएल्हो से आपकी मुलाकात हुई? जी, कैसी मुलाकात थी? बहुत बहुत कमाल की मुलाकात थी। डावोस में दुनिया के जाने माने राइटर हैं। जी, बहुत बढ़िया आदमी है। और मेरे साथ वो मुलाकात डिनर टेबल पे हुई। वो डिनर टेबल पे वो अपने कुछ दोस्तों से मिलते थे, और हर मीटिंग के वो उन्होंने एक टेबल बुक कराया हुआ था, जो हर साल उसी टेबल पे सारे दोस्त इकट्ठा होते थे, सेम इवनिंग सेम डेट। तो वो मैं उसमें 2-3 साल तक उसका मेंबर रहा, मगर एक उस टेबल का सदस्य रहा। फिर एक दफ़ा ये हुआ कि मुझे ज़्यूरिख फ़्लाइट पकड़नी थी, और इत्तेफाक से जिस बस में मुझे जाना था वो 5 मिनट पहले निकल गई, तो मेरी बस छूट गई। अब मुझे सामने से पाउलो कोएल्हो आते हुए नज़र आए। मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा ज़्यूरिख। मैंने कहा मेरी भी फ़्लाइट ज़्यूरिख है और मेरी बस छूट गई। उन्होंने कहा आ जाएँ मेरे गाड़ी में। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गया, और मुझे फ्री 2.5 घंटे का इंटरव्यू करने का मौका मिल गया पाउलो कोएल्हो से, और उनसे मैंने बड़े से सवाल पूछे हर चीज़ से रिलेटेड। और उनसे मैंने लास्ट में बोला, पाउलो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज़ द राइट टाइम टू बिकम एन ऑथर? मैं उस वक्त 35 साल का था। तो उन्होंने पूछा वेट टिल यू आर 40। उन्होंने कहा, जवाब दिया, वेट टिल यू आर 40, इसलिए कि आप 40 साल की उम्र से पहले पूरी दुनिया, स्पेशली इफ़ यू आर रोमिंग बिहारी, आप बेसिकली 40 साल की उम्र तक आप कहानियाँ बटोर रहे होते हैं, और 40 के बाद वो उम्र आती है। उन्होंने ये भी कहा कि आपके नबी जो थे प्रॉफिट मोहम्मद, उनको प्रॉफिटहुड भी 40 साल की उम्र में मिली। आई मीन यू कैन इमेजिन दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद एन ऑथर एज रिनाउंड एज पाउलो कोएल्हो। तो 40 साल के बाद आप वो कहानियाँ सुनाने के स्टेज में आते हो जी। तो 40 साल तक जो आपने कहानियाँ इकट्ठी की हैं वो आप 40 साल के बाद दुनिया को सुनाएं। तो मेरे दिमाग में वो बात रह गई है। मैंने कहा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। तो ये इंटरेक्शन उनके साथ, और बहुत वो उनका एक प्रिडिक्शन सिस्टम जो था वो बिल्कुल ओपिनियन पोल की तरह, वो हर मेंबर ऑफ द टेबल के पास एक सादा पेपर रखते थे और कहते थे आप नेक्स्ट ईयर जब हम यहाँ इकट्ठा होंगे तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये सारे आप 8-10 प्रिडिक्शंस लिखिए। कितनी बार मुलाकात हुई इनसे? 3 बार। 3 साल तक मैं गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाइनल इसमें, और तीनों बार उनसे मुलाकात हुई। वो अब दुबई में आते थे। मेरे जो पब्लिशर थे, बॉस थे, मेरे मैगज़ीन जहाँ मैं काम करता था, उनके दोस्त थे, तो वो ही यूज्ड टू ट्रैवल, ही यूज्ड टू कम टू मिडल ईस्ट। उनको मिडल ईस्ट का खाना बड़ा पसंद था, तो वो मेरे बॉस वो ऑर्गेनाइज करते थे, एंड ही यूज्ड टू कम। बहुत ही कमाल का व्यक्तित्व। अच्छा, 9/11 के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में, नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में जो एक अरब के मुसलमानों के प्रति संशय पैदा हुआ जी, वो पाट गया है? वो आपको लगता है डिफ्यूज़ हो गया, एवेपोरेट हो गया, अभी बचा हुआ है? नहीं है, मेरे ख्याल से अभी भी है। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। एक वजह, मुझे एक अमेरिकन कांग्रेसमैन का इंटरव्यू मैंने बहुत साल पहले किया था, तो बातों के दौरान उसने एक बात कही जो मेरे जहन में रह गई। उसने ये कहा, एहतिशाम, द प्रॉब्लम इज़ 80% अरब्स आर मुस्लिम्स बट 80% मुस्लिम्स आर नॉट अरब्स। तो अरब दुनिया के बाहर जो मुसलमान हैं उनकी बात जो है वो जो पार्ट ऑफ मुस्लिम डिस्कोर्स, ग्लोबल मुस्लिम डिस्कोर्स होना चाहिए, वो नहीं हो सकता है। तो देयर इज ओवरवेलमिंग फोकस ऑन अरब्स एज मुस्लिम्स, जिसकी वजह से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम माइंड नहीं हो पाता है। अब इसको जाहिर है ये अमेरिकन कांग्रेसमैन का एक्सप्लेनेशन है, ज़रूरी नहीं है कि हम उससे एग्री करें, मगर मुझे ये बात बहुत एक्यूरेट लगी कि काफ़ी हद तक मुसलमानों का जो मिडल ईस्ट के रीजन में
जो रहते हैं वो और वहाँ पे फिर वो भी एक मोनोलिथ नहीं है। वहाँ पे एक सुन्नी इस्लाम है जो सऊदी अरेबिया जिसको रिप्रेजेंट करता है, कोट अनकोट रिप्रेजेंट करता है, मतलब कहने की बात हो जाती है। शिया इस्लाम है, वो ईरान उसका एक लीडर है। टर्की इज़ अ वेरी बिग प्लेयर, इवन इजिप्ट इज़ अ बिग प्लेयर। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मिलके और कॉम्प्लिकेट करते हैं मिडल ईस्ट के इशूज़ को। मुश्किल होती है लोगों को समझने में कि क्या सोचता है मुस्लिम वर्ल्ड, और ये समझ जो है वो ज़ाहिर है इसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस भी हैं और इसको सिंप्लीफाई किया नहीं जा सकता है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। मगर मुझे सिर्फ बुनियादी बात इतनी लगती है कि मुस्लिम वर्ल्ड एक मोनोलिथ हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज़, अब आप इंडोनेशिया में सबसे बड़ी मुसलमानों की पॉपुलेशन है। इंडोनेशिया किसी भी जियो पॉलिटिक्स में उतना प्रोमिनेंट नहीं रहता जितना सऊदी अरब रहता है। तो अब वही कॉन्ट्रडिक्शन, पुतिन साहब आज यहाँ हैं, जितनी इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की रशिया में है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। आई थिंक इट्स समथिंग अराउंड 20 मिलियन पीपल। तो वो है, वो तो जाहिर है पुतिन इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रशिया, तो आप उनको मुस्लिम लीडरशिप तो नहीं कहेंगे। तो ये हैं मुस्लिम लीडरशिप के अपने चैलेंजेस हैं ग्लोबल। इंडिया में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, वैरायटी बहुत है, रीजन्स बहुत हैं, एरियाज बहुत है। अब आप OIC को अगर कहेंगे तो OIC एक ग्रुप है, वो ग्रुप से में हमेशा टसल रहती है। वो कुछ लीडर्स उसके जो हैं वो अपने एजेंडा पे काम करते हैं। वो GCC का अपना फॉर्मेशन है, मिडल ईस्ट के और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने इस पे, तो क्लैरिटी नहीं है मुस्लिम वर्ल्ड। कोई कल्चरल शॉक आपको कभी लगा कि बॉस इतना वक्त हो गया यहाँ पे आए हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया? बिगेस्ट कल्चरल शॉक? नहीं, टू बी ऑनेस्ट पवन भाई, ये UAE में ना हम कहते हैं, स्पेशली दुबई में कहते हैं ना कि दिस इज़ द बेस्ट इंडियन सिटी आउटसाइड इंडिया। तो आप इतना यूज टू होते हैं वहाँ के सिस्टम से, और इतनी स्पेस मिली हुई होती है आपको कि कभी ये ज़रूरत है। इनफैक्ट द होल आइडिया ऑफ UAE जो है वो ये है कि 20% वहाँ के खुद के लोग हैं, 80% आउटसाइडर्स हैं। तो वहाँ आप कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने आप को आउटसाइडर फील करे, बिकॉज आप यू आर द मेजॉरिटी। जो वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में है, एंड आउटसाइडर्स आर इन मेजॉरिटी। तो वो उसकी वजह से बड़ा कंफर्ट जोन रहता है। कॉन्फ्लिक्ट्स अपने मतलब आप सबको कोएग्जिस्ट। अच्छा, और जो कॉमन लिंक है वो ये है कि आपको वहाँ कोएग्जिस्ट करना है, वहाँ के सिस्टम से में मंझ जाना है, बिकॉज आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस उसके ऊपर है। तो लोग अपनी रोजी रोटी में इतना महव हो जाते हैं कि उन्हें और डिफरेंसेस के ऊपर नज़र डालने की ज़रूरत भी नहीं पेश आती। दो चीज़ें, एक तो वहाँ पे हिंदुस्तान के मतलब इंडिया पाकिस्तान के लोग काम करते हैं भारी तादाद में, एक तो दोनों के बीच विरोधाभास बताइएगा और दोनों के बीच बोनहोमी बताइएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग काम जो ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं वो क्रिकेट मैचेस में एक दूसरे की टांग खींचते हैं और बहुत वो करते हैं, बट इट्स ऑल गुड ह्यूमर। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सचेंज होता है। बहुत वक्त ऐसा भी हुआ है कि आपकी ऑफिस में अगर लड़ाई हो गई तो आपका साथ देने के लिए एक इंडियन शायद वो घबरा जाए कि मुझे सीन पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मगर एक पाकिस्तानी खड़ा हो जाता है कि हाँ मुझे सपोर्ट करना चाहिए इसका, चूँकि वो उनकी इमेज उस तरह की है कि वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। इंडियंस जनरली वो ट्रबल फ्री रहना चाहते हैं। तो वो मिजाज की बात होती है, इंडिविजुअल्स के मिजाज की बात होती है, मगर कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग एक्सचेंज हो जाता है। मैंने शारजा के मैचेस नहीं देखे हैं जब जिस ज़माने में ये होता था कि बिल्कुल आईबॉल टू आईबॉल हो जाते थे इंडियंस और पाकिस्तानी सपोर्टर्स, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में बिल्कुल नहीं दिखता है ये कि भाई हमारा ये ग्रुप बन गया। और जब मैं खलीज टाइम्स में काम करता था तो आधे इंडियंस थे, आधे पाकिस्तानी थे, और हम सब लोग मिलकर काम करते थे। और इस तरह के ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन की यही कहानी है। मगर कभी कभी वो होता है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, एक बार एक ऑफिस का ही ग्रुप था, हम सब चक दे इंडिया फिल्म देखने गए, और जब फिल्म देख के बाहर निकले तो मेरा एक पाकिस्तानी वो था, कह रहे तुम लोग बड़े बदमाश हो इंडियंस। हमने क्या हो गया भाई? कह रहे हम तो पाकिस्तानी होकर के हम इंडियन टीम का सपोर्ट करने लगे थे मैच के आखिर, वो फिल्म के आखिर में, चूँकि वो चक दे इंडिया मूवी ऐसी थी। तो इस तरह के हंसी गुलछड़े वाली कहानी होती है। मगर ये कि मैंने डिप्लोमेट्स को भी देखा है कि वो बहुत एक्टिवली एंगेज करते हैं दोनों तरफ से, चूँकि उनका काम ही वही है। और तो बनहोमी ज़्यादा है,
कैमरेडरी ज़्यादा है, कभी कभी स्कर्मिश भी दिखता है। यहाँ से जो जनता जाना चाहती है, देखना चाहती है, विच वन इज बेटर, दुबई बेटर और यूएई इज बेटर, सॉरी अबू धाबी इज बेटर? हाँ, वो अगर आप फैमिली ओरिएंटेड हैं, ज़्यादा रिलैक्स करने जा रहे हैं, कुछ वो इंटरेक्शन आप वो रखना चाह रहे हैं, तो अबू धाबी लोग प्रीफर करते हैं बिकॉज इट्स अ मोर रिलैक्स प्लेस। दुबई चूँकि बहुत बड़ा शहर है और बहुत एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, बहुत भागदौड़ रहती है, तो एक्शन, हम मीडिया वालों के लिए हमें एक्शन चाहिए, तो इवेंट्स ज़्यादा दुबई में होते हैं, तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई इज़ मच मोर एक्शन ओरिएंटेड। बट दुबई लोग रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल, अबू धाबी रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल के लिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कहते हैं दुबई में दिल नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, दुबई दिल तो है। जब दिल तो वहाँ लगता है जहाँ बहुत अच्छा खाना मिले, और दुबई में पूरी दुनिया पूरी दुनिया का खाना मिलता है, नॉट जस्ट मतलब इंडियन, हर तरह इंडिया के हर खित्ते का खाना मिल जाएगा आपको। पाकिस्तानी मुगलई मिलेगा, ईरानी कबाब्स मिलेंगे, टर्किश आजकल बहुत वो हो गया, अब बॉस्नियन वो खाना बहुत लोग पसंद करने लगे हैं। अच्छा। यमन का खाना बहुत पसंद करते हैं, यमन की फ़िश जो है इज़ कंसिडर्ड अमंग द बेस्ट। तो ये सारे आउटलेट्स मिलते हैं, तो पेट पूजा के मामले में दुबई से बढ़ के कोई जगह नहीं। एमएफ हुसैन से क्या जुड़ी यादें आपकी? आप कह रहे थे कि जब उन्होंने पासपोर्ट इनशिएट किया जी, जब बहुत बदनामी हुई, फिर उसके बाद वो छोड़ के चले गए, उनसे आपका कोई इनकाउंटर या उनके, इसमें आपने उनके बच्चे का जी नाम बताया जिनसे आपकी बात हुई थी? जी, ओवैस हुसैन से मेरी बात हुई थी तब जब मेमन हुसैन साहब ने डिसाइड किया कि पासपोर्ट वो छोड़ देंगे, और मेरी बल्कि एक इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल से बात हुई, और उन्होंने बताया कि ये डिसीजन हुआ है, और तुम ये स्टोरी, चूँकि मैं उस ज़माने में एक न्यूज़ एजेंसी के लिए लिखता था, तो मैंने वो उनसे बात की, उनसे डिटेल्स ली, उनसे कोट्स लिए, फिर और कोट्स इकट्ठे किए और स्टोरी फाइल की कि ही हैज़ फाइनली डिसाइडेड टू लीव द पासपोर्ट। तो जाहिर है उसके बाद फिर इंडियन मीडिया का बड़ा मेजर रिस्पांस आया। तो मैंने एमएफ हुसैन साहब से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने कई दफ़ा उनको देखा, वो बड़े पब्लिकली वो करते थे, वो रेड फेरारी में, अब दुबई में चला, उनके पास एक रेंज ऑफ फरारीज थी, और वो नंगे पाँव अपना फिल्म हॉल में आ जाते थे। एक दफ़ा उन्होंने माधुरी दीक्षित की कोई फिल्म आई थी तो पूरा हॉल बुक कर लिया था, अपने दोस्तों को बुलाया था। तो ये वो जिन चीज़ों के लिए जाने जाते थे वो सब, और खुलेआम और बहुत खुशी से वो करते थे दुबई में, और वो बड़े विजिबल फिगर थे। फिर उसके बाद वो खामोशी से दोहा शिफ्ट हो गए, और इसी बीच में उन्होंने सोचा, दोहा में उन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, कोई 100 पेंटिंग्स का उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था, तो उसमें बिजी हो गए, और इसी बीच में उन्होंने फैसला किया कि वापस नहीं आना है। तो वो दुखद था सबके लिए, लेकिन मुझे वो स्टोरी ब्रेक करने का मौका मिला, और उसके बाद फिर मीडिया के दोस्तों का इतना ऑनस्लॉट हुआ इंडिया से कि मैं फिर उस स्टोरी से जल्दी से किनारे हो गया। मैंने कहा मेरा काम था रिपोर्ट करना, मैंने रिपोर्ट कर दिया है, अब एनालिसिस आप लोग करिए। आपकी कहानी ये आखिरी 2 सवाल। एक तो ये आपके किताब का चैप्टर 13, द ट्रेजेडी कॉल सीरिया, जी, आगे कैसे अनफोल्ड होता हुआ दिखते हैं? क्या ये मैप पे रहेगा, नहीं रहेगा, और रहकर भी क्या फ़ायदा जब आप अपने स्वरूप में नहीं हैं? जी, सीरियस वाकई ट्रेजेडी है। सीरियस ट्रेजेडी मैं एक एसोसिएट करता हूँ, एक इंडियन डिप्लोमेट आए थे सीरिया से ही, दमास्कस से आए थे अबू धाबी, और मैंने उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा, और मैं पूछता था उनसे, और उसी वक्त ये अरब स्प्रिंग वाला जो पहला फेज़ था वो शुरू हो गया था। तो वो कहते थे कि इतने इमेंसिपेशन और इतना वो है उस मुल्क में, कल्चरल नुआंसेस, और मुझे उन्हें समझ में नहीं आता है कि इतना मेजर कॉन्फ्लिक्ट आउटब्रेक कैसे हुआ। मगर बहरहाल मेरे साथ एक सीरियन हुआ करता था जिससे मैं इस टॉपिक पे बात करता था, और उसने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा, देखो, व्हाट कैन यू टेल अबाउट अ कंट्री विच हैज़ 19 सिक्योरिटी एजेंसीज एंड 4 यूनिवर्सिटीज़। तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो है वो पढ़ाने में दिलचस्पी कम ले रही है अपनी और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के थ्रू काबू में रखने में ज़्यादा ले रही है। तो ये फिर इसका जो है वो सस्टेनेबल, उसके हिसाब से ये सस्टेनेबल नहीं था कि ये वो हो, ये कभी ना कभी होना था। तो वो एक पहलू है देखने का। अब सीरिया में क्या होगा, अब ये नए चैम्पियन आ गए हैं जिनका पास्ट बहुत ही चेकर्ड है। अल-शारा जो अभी प्रेसिडेंट, अब वो अभी तक बहुत वेल मीनिंग दिखते हैं कि वो सीरिया के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि ये बात हज़म करना ज़रा मुश्किल होता है। तो वक्त बताएगा कि किस डायरेक्शन में जाता है सीरिया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि
थोड़ी स्टेबिलिटी रहेगी अगले चंद सालों, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट्स का ट्रांजिशन और इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हुए तो होपफुली सीरिया विल गेट स्लाइटली बेटर। मोदी जी 7 बार जा चुके यूएई जी। हिंदुस्तान के वहाँ के जो ओरिजिनल बासिंदे हैं उसमें क्या इमेज है? कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट लगता है धर्म के आधार पे, पॉलिटिक्स के आधार पे, या लगता है कि नहीं साहब पॉलिटिक्स अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, दोनों अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों इलाकों के संबंधों में? इलाकों के संबंधों में तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो फैक्ट है अपनी जगह। लेकिन ये कि जो आपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात की, तो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको हिंदुस्तान में दिखती है वही ऑलमोस्ट उतनी ही गल्फ कंट्रीज़ में दिखती है, मगर वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में रहती है कि भाई आ रहे हैं वो ठीक है, रिलेशंस अच्छे हों इंडिया यूएई के, हर आदमी चाहता है, इंडिया सऊदी के हर आदमी चाहता है, और हर आदमी का फ़ायदा है उससे, सिर्फ चाहने वाली बात नहीं होती। और उसमें डिफरेंस है, ये रियलाइज़ करते हैं, हर कम्युनिटी अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो इतना नहीं पड़ता है जितना यहाँ से दिखता होगा। ओवरऑल कम्युनिटी वेलकम करती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, और कोई अगर डिफरेंसेस अगर हैं भी तो वो मुल्क के अंदर हैं, मुल्क से बाहर नहीं है। लेकिन मैं उसको इतना भी सिंप्लीफाई नहीं करूँगा कि बिल्कुल ही डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। और जो कम्युनिटी, वहाँ की जो कम्युनिटी है, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया। इंडिया का एक छोटा इंडिया वहाँ रहता है, तो उस छोटा इंडिया में जितने लोग प्रो मोदी हैं वो प्रो मोदी होते हैं, जो एंटी मोदी हैं एंटी मोदी होते हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद में न्यूट्रल लोग भी हैं जिन्हें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है, और उन्हें लगता है कि भाई रिलेशंस जितने इम्प्रूव हों उतना अच्छा है। क्या मिडल ईस्ट में रहने पे उसने आपको ज़्यादा बिहारी बनाया है? शायद। ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए जवाब देना, मगर मैं अपने आप को बंगाल के लोगों से कंपेयर करता हूँ कि कोई एक बंगाली है वो वैसा ही है जैसा एक बिहारी है गल्फ़ में रहता हुआ, मेरे ख्याल से वैसा ही है। लेकिन बिहारी चूँकि पॉलिटिकली बहुत अवेयर और वोकल होता है, तो इसलिए उसके ओपिनियन भी थोड़े स्ट्रांग होते हैं। आई एम श्योर टू सम एक्सटेंट बंगाल के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई होती है, मगर बिहारियों का एक अपना यूनिक अप्रोच होता है हर एक चीज़ में, और वो इंटरेस्टिंग होता है। जितना बिहार इंटरेस्टिंग है उतने ही बिहारीज भी इंटरेस्टिंग होते हैं। मैंने बहुत ज़्यादातर लोगों को नाराज़ किया है ये कह करके कि बिहारियों को सुधारिए तभी बिहार सुधरेगा। मगर ये बात सही है, मैं इसमें आपसे बिल्कुल मुतमईन हूँ। रोमिंग बिहारी की अगला पड़ाव क्या होगा? मान किसी ने एक दोस्त ने कहा है तुम रोरिंग बिहारी हो रहे हो इस वक्त, तो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई विल रिविजिट द सब्जेक्ट ऑफ बिहार। मेरी एक दूसरी किताब है जो रूरल कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है, मैं होपफुल शायद उस पर काम करूं, लेकिन इस डिपेंड करेगा कि इसका फीडबैक कैसा मिलता है। अगर बहुत इंटरेस्टिंग फीडबैक मिले तो मैं इसके एक और रूप में अगले 10 साल को कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद भाई हमसे बात करने के लिए। थैंक यू पवन साहब, बहुत अच्छा लगा, एंड गुड टू सी यू, और फिर मुलाकात होगी। जी, बाय बाय।